आप सबका स्वागत है बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस मई मंथ का। और ये जो कंटेंट होने वाला है वो एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट होने वाला है और कोई बकवास नहीं। तो पहले चल पड़ते हैं बैंकिंग अवेयरनेस में आरबीआई न्यूज़। आरबीआई न्यूज़ में पहला न्यूज़ है कि आरबीआई ने जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, तो उसको जो रखा गया है 6% में रखा गया और ये अनचेंज है। मतलब कि पिछले साल भी 6% रखा गया था और इस बार भी 6% में रखा गया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। इसके साथ आपको दो चीज़ें और याद रखनी है कि स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए कितना परसेंट रखा गया एफपीआई लिमिट और कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए कितना रखा गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो एफपीआई लिमिट रखा गया वो 2% रखा गया और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए जो लिमिट रखा गया वो 15% रखा गया। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना भी इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट करंट अफेयर से बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि आरबीआई ने 2 सर्वे लॉन्च किया गया है। एक सर्वे का नाम है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड और दूसरे सर्वे का नाम है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। अब ये 2 सर्वे क्या करेंगे? ये 2 सर्वे हेल्प करेंगे आरबीआई को जो अपकमिंग बायोमॉनिटरी पॉलिसीज है इसमें चेंजेस करने के लिए। बायोमॉनिटरी पॉलिसीज में क्या क्या होता है, जैसे कि रेपो रेट हो गया, इसको कैसे चेंज करना है कि नहीं उसके ऊपर देखा जाता है। इन्फ्लेशन रेट और जितने भी रेट्स होते हैं वो सब डिसाइड करने का काम ये मॉनिटरी पॉलिसीज कमेटी का ही होता है। तो ये मॉनिटरी पॉलिसीज में क्या चेंजेस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए उसके बारे में ये 2 सर्वे बताएंगे। और ये सर्वे जो है इसका रिजल्ट जो है आपको देखने मिलेगा जून 5 से लेकर जून 7 2024 तक, क्योंकि इधर ही जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो शेड्यूल्ड है अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसीज की जो शेड्यूल करके रखा हुआ है, स्टेट में करके रखा हुआ है और इस ये 2 सर्वे के बेसिस पे ही जो चेंजेस करने हैं कि नहीं ये आरबीआई डिसाइड करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर से चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर आ रहा है कि क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग इस बार इंक्रीज कर गया 27% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से। तो ये जो है डेटा ये आरबीआई की तरफ से आया है और ये डेटा इस डेटा में बोला जा रहा है कि 27% जो है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। और इसमें अगर आपको वैल्यू देखें तो आपको मिलेगा कि 18.26 ट्रिलियन इस बार जो है क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग हुई है। और ये पिछले साल जो था ये 14 ट्रिलियन था 2023 में। इसमें जो टॉप 4 इंश्योर बैंक है जो क्रेडिट कार्ड जो इशू करते हैं वो आपको मिलेगा कि एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक। अब यहाँ से देख सकते हो इसमें सिर्फ लौता एक पीएसबी है जो कि क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा है सबसे ज़्यादा, वो है हमारा एसबीआई। इसके अलावा दूसरे कोई भी पीएसबी नहीं है। तो आपको ये भी एग्जाम पॉइंट से याद रखना और आपको ये 4 बैंक के नाम अच्छे से याद रख लेना है क्योंकि एग्जामिनर इसी 4 में से कुछ भी घुमा के क्वेश्चन पूछ भी सकता है। इसी के साथ अब मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये 4 बैंक इस बार इंश्योर तो बने हैं कि सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इन्होंने इशू किया हुआ है इस बार भी, लेकिन इसमें जो क्रेडिट कार्ड खर्चे करने वाले जो बैंक्स बने हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इनकी थोड़ी बहुत डिक्लाइन आई है। तो वो पढ़ने की हमें एग्जाम पॉइंट से ज़्यादा जरूरत है नहीं, आपको जितना मैंने बता रहा हूँ इतना बड़ो काफ़ी है। नेक्स्ट करंट अफेयर में मिलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर आ रहा है आरईसी लिमिटेड की तरफ से। आरईसी लिमिटेड क्या हुआ? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इनको जो है एज अ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में एज अ सब्सिडी की तरह काम करने के लिए मौका मिल गया। और ये जो है एक तरह की एनबीएफसी है, आरबीआई की तरफ से इसको डिक्लेयर किया हुआ है एज ए एनबीएफसी और ये जो है महारत्ना कंपनी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो आपको ये सब भी ध्यान देना है। तो ये क्या करेगी, इनको जो है एज अ सब्सिडरी का पार्ट बनने के लिए बोल दिया गया बाय द आरबीआई। ये जो है सब्सिडी बन सकता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो कि गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है। नेक्स्ट कैटेगरी से बढ़ते हैं कि अनक्लेम डिपॉजिट के ऊपर आ रहा है। अब पहले तो हम अनक्लेम डिपॉजिट समझते हैं तो आपको समझ आ जाएगा बाकी क्या स्टोरी है। अनक्लेम डिपॉजिट क्या होता है कि कोई भी अकाउंट अगर 10 साल तक इनएक्टिवेट रहता है या कोई भी टर्म डिपॉजिट उसको 10 साल तक निकाला नहीं जाता, वो बैंक में पड़ा हुआ है, तो उस केस में वो जो है अमाउंट जो है वो चले जाता है डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड में जो कि मेंटेन करता है खुद आरबीआई। अब ये फंड पड़ा हुआ है, अब किसी बंदे को अगर पता लगाना है कि मेरा फंड कितना पड़ा हुआ है मेरे अकाउंट में या मेरे नाम पे, तो आप एक जगह पे जाके इसको सर्च करके देख सकते हो, वो है उद्गम पोर्टल। उद्गम पोर्टल जो है ना आरबीआई ने 2023 में पिछले साल ही इसको लॉन्च किया था, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये उद्गम पोर्टल का फुल फॉर्म बनता है अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। और ये जो है एक तरह का सेंट्रल सर्च ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट है। कोई भी डिपॉजिट अगर अनक्लेम रहता है तो उसको अगर सर्च करना है तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया उद्गम पोर्टल आरबीआई ने। उधर जाके कोई भी बंदा सर्च करके देख सकता है कि उसके नाम पे कितना अनक्लेम डिपॉजिट पड़ा हुआ है और वो उधर से पैसे निकाल सकता है। तो अब ये जो अनक्लेम डिपॉजिट है ये बैंक का एज पर मार्च 2023 पहुंच गया है 42,270 करोड़। और इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा मेजर चंक्स ऑफ जो अनक्लेम डिपॉजिट है वो पीएसबी बैंक्स में ही पड़ा हुआ है। और पीएसबी बैंक्स में भी सबसे ज़्यादा जो है एसबीआई में पड़ा हुआ है, उसके बाद पीएनबी में पड़ा हुआ है। उसके बाद जो प्राइवेट बैंक्स है इसमें जो पड़ा हुआ है आपको मिलेगा कि सबसे ज़्यादा आईसीआईसी बैंक में पड़ा हुआ है, उसके बाद एचडीएफसी बैंक में पड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि 33 करोड़ जो है रुपीज़ जो है अनक्लेम डिपॉजिट है, तो आप अगर 42,000 करोड़ का अगर आप लो 33% कितना होता है तो आपको मिलेगा कि 83% जो है मेजर
चंक्स ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो है पीएसबी बैंक्स के पास से पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि पीएसबी बैंक और फिर जो हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो दोनों बैंक्स को मिला के ये जो है वैल्यू बताई गई है, लेकिन इसके साथ ही दूसरे बैंक्स भी है जैसे कि फॉरेन बैंक और आरआरबी, ये सारे भी इंक्लूड है जिनके पास ये अनक्लेम डिपॉजिट पड़ा हुआ है। और ये वैल्यू जो है ये 4 बैंक्स के साथ ही मिलकर बनाया गया है, जो कि है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक और फिर आरआरबी। ये सबका मिला के ये आपको 48,000 करोड़ मिल रहा है। लेकिन इसमें अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 83% तो सिर्फ पीएसबी बैंक्स में ही पड़े हुए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है हमारा, आरबीआई ने अलाउ कर दिया है जो भी स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर है कि वो बोरो कर सकते हैं मनी फ्रॉम दी फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी में भी वो पैसे बोरो कर सकते हैं, ऐसा आरबीआई ने अलाउ कर दिया है। तो पहले हम ये समझते हैं कि स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स होते हैं कैसे। तो प्राइमरी डीलर समझने के लिए पहले हम इधर जाना पड़ेगा। तो प्राइमरी डीलर्स कौन होते हैं? प्राइमरी डीलर्स वो डीलर्स होते हैं जो कि बाय और सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। ठीक है, आपको याद रखना है प्राइमरी डीलर्स कौन होते हैं। प्राइमरी डीलर्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल कर सकते हैं। तो इसमें 2 कैटेगरी बनती है प्राइमरी डीलर्स की भी, वो होती है एक स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स और एक होता है बैंक प्राइमरी डीलर्स। स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स वो प्राइमरी डीलर्स होते हैं जिन्होंने सब्सिडरी ली होती है कमर्शियल बैंक के साथ, और ये एज ए एनबीएफसी की तरह काम करते हैं। और ये जो है सब्सिडी लेती है कि ये जो है सेल कर पाए और बाय कर पाए गवर्नमेंट सिक्योरिटी से। इसके बाद आता है बैंक प्राइमरी डीलर। बैंक प्राइमरी डीलर क्या होता है? ये डायरेक्टली आरबीआई से लेके रखता है कि मैं जो है सेल करूंगा जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से वो। तो हमें जो समझना है कि स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर वो जो है एनबीएफसी की तरह है और ये किसी भी कमर्शियल बैंक से लेता है कि मैं जो है सेल करूंगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इसमें बोला गया है कि ये जो सेल करेगा इसके लिए फैसिलिटी देगा नॉस्ट्रो अकाउंट्स के लिए, और ये जो है ऑनली रहेगा ऑपरेशनल पर्पज़ के लिए। तो ये पहले तो हम नहीं समझते कि नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, इसके साथ हम वॉस्ट्रो अकाउंट भी समझ लेते हैं। नॉस्ट्रो अकाउंट होता है वो अकाउंट जिसमें फॉरेन करेंसी जो है इंडिया के बैंक में पड़ा हुआ, तो उसको बोला जाता है नॉस्ट्रो अकाउंट। और वॉस्ट्रो अकाउंट होता है, ये मैं आपको लिख देता हूँ, वॉस्ट्रो अकाउंट होता है जब भी कभी विदेशी मुद्रा जब भी कभी इंडिया का मनी अगर विदेश में पड़ा हो, विदेशी बैंक में पड़ा हो, तो उस केस में उसको बुलाया था वॉस्ट्रो अकाउंट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि अगर जो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हैं उन्होंने एक्सेसिव विड्रॉ कर लिया और उन्होंने एडजस्ट नहीं कर पाए 5 दिन के अंदर, तो उस केस में आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ेगा 15 दिन के अंदर ही, जो मंथ का एंड है उसमें। ठीक है, तो ये भी जो है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कंट्रोल से बढ़ते हैं कि आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है कि जो सरप्लस मनी होता है ना, सरप्लस मनी के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। सरप्लस मनी जो है आरबीआई के पास हर बार कलेक्ट होता है, तो वो सरप्लस मनी जो है ना आरबीआई हर समय सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है। तो इस बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024, तो वो दिया गया है 2,10,874 करोड़। आपको ये एग्जैक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। 2,10,874 करोड़ रुपीज़ जो है एज अ सप्लाई, जो सरप्लस मनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट को हर साल देता है। तो इसकी वजह से जो इस फाइनेंशियल ईयर में 2024 में जो ग्रोथ हुई है पिछले साल से, तो आपको मिलेगा कुछ 141% हायर है सरप्लस मनी। तो पिछले साल कितना था आपको ये भी ध्यान रखना है। तो पिछले साल था वो 87,416 करोड़ का था। तो इससे जो है इस बार कुछ बहुत ज़्यादा ही सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई ने सरप्लस मनी भेजा है। तो वो भेजा 2,10,874 करोड़। तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरमीडिएट बजट अभी रिसेंटली आया था ना, इंटरमीडिएट बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025, तो उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सरप्लस मनी मिलेगा वो 1.50 लाख करोड़ रुपीज़ मिलेगा। तो इससे तो आरबीआई ने बहुत ज़्यादा पैसे दिए हैं, कम से कम 60 करोड़ रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा सरप्लस मनी दिए हैं। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी खुश है। तो ये जो सरप्लस मनी है इसको देने के लिए एक कमेटी फॉर्म की गई थी जिसका नाम है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, जो कि अडॉप्ट करता है आरबीआई। ये कमेटी जो ये डॉक्टर बिमल जलन जी है, ये कमेटी है जिन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी, और इसके बेसिस पे ही जो सरप्लस मनी कितना देना है वो आरबीआई डिसाइड करता है। इसके साथ ही इसी मीटिंग में आरबीआई ने बोला था कंटेंजेंसी रिस्क बफर इसको जो है चेंज कर दिया जाए 6.5% से 5.5% के लिए। तो ये पहले तो हम ये समझते हैं कि सीआरबी क्या है। सीआरबी एक तरह का इमरजेंसी फंड होता है जिसको आरबीआई अपने पास रखता है। अब जैसे कोविड वाला सिचुएशन हो गया, तो कोविड वाले सिचुएशन में पूरे कंट्री को संभालने के लिए कुछ ना कुछ तो फंड होगा ना आरबीआई के पास, तभी इतनी बड़ी कंट्री जो है इंडिया, इतनी बड़ी कंट्री जो है संभाल पाई। तो उसके लिए आरबीआई ने जो
इमरजेंसी फंड है वो रखी गई थी 6.5%, लेकिन उसको घटा के अब 5.5% में कर दिया, बिकॉज अभी हमारी इंडिया की इकोनॉमी जो है वो नॉर्मल हो चुकी है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट करंट अफेयर्स मैंने सारे बैंकिंग न्यूज़ एक साथ कर दिए गए हैं। तो बैंकिंग न्यूज़ में पहला आ रहा है SBI न्यूज़। तो SBI के जितने भी न्यूज़ है आपको एक साथ मिलेंगे। तो इसमें जो पहला न्यूज़ है SBI का कि SBI ने इंट्रोड्यूस किया है बीमा सेंट्रल। अब देखो यार, बीमा सेंट्रल हम पहले पढ़ते हैं, फिर आपको पूरा का पूरा केस पता लग जाएगी SBI ने क्या पार्टनर किया है, किसके साथ पार्टनर किया है और ये है क्या। तो बीमा सेंट्रल हम समझते हैं क्या है। आपको अगर आपने डिफरेंट इंश्योरेंस लेकर रखे हैं, मान लीजिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, आपने मोटर इंश्योरेंस लिया है, तो आपको ये डिफरेंट इंश्योरेंस के जो भी पेपर्स है वो अलग अलग से संभाल के रखने पड़ते हैं ना। तो आपको ये चीज़ नहीं करना पड़े, तो ये सारा का सारा जो भी हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस या डिफरेंट जितने भी इंश्योरेंस है वो आपको एक ही जगह अवेलेबल हो जाए, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीमा सेंट्रल बनाया था। और इसके लिए आपको जैसे एक ही जगह पे मिल जाए सब कुछ और एक ही नंबर से मिल जाए, तो उसी के लिए बीमा सेंट्रल ने एक अकाउंट नंबर भी जारी किया है, जिसका नाम रखा गया इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट। तो ये अकाउंट के थ्रू आप ये नंबर, या आपको एक नंबर मिलेगा, ये नंबर के थ्रू आप अगर जितने भी इंश्योरेंस है आपके, तो वो आपके सारे के सारे इंश्योरेंस के डिटेल, उसके बारे में किसके नाम पे इंश्योरेंस, उसके इंश्योरेंस नंबर, वो सब आपको एक ही बार में मिल जाएगा। तो इसी को जो पार्टनर किया वो पहला बैंक बना है, वो बना है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये SBI बैंक नहीं बना है, लेकिन SBI का ही जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, ये जो है इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया है बीमा सेंट्रल। और ये इंडिया का पहला पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि सारे के सारे जितने भी इंश्योरेंस वो एक साथ आ जाएंगे, तो इसके से इसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म भी बोला जा रहा है। और इसको जो बीमा सेंट्रल है, इसको बनाने वाली कंपनी जो थी वो थी CAMS इंश्योरेंस डेपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। आपको ये भी एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट कैंडिडेट बात है कि SBI म्यूचुअल फंड। SBI म्यूचुअल फंड जो है पहला म्यूचुअल फंड बना है जिन्होंने ऑटोमोटिव अपोजिटिव फंड के लिए भाग लिया है। अब ये क्या करेंगे, ये जो है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे, जो ऑटोमोबाइल्स वाली कंपनी से उधर, वो डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, इवन वो इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। क्या करेंगे SBI जो है ऑटोमोटिव जो भी कंपनीज होते हैं, ऑटोमोबाइल्स वाले कंपनीज होते हैं, वहाँ पे पैसा लगाने का काम करेंगी। और SBI ने ही पहली जो म्यूचुअल फंड बनी है जिन्होंने लॉन्च किया है, SBI ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स चलते हैं SBI की तरफ से। जो SBI ने राइज किया है नेट प्रॉफिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, तो उसमें जो ग्रोथ हुआ है इसकी SBI की, वो हुई है 21% के लिए ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। और इसमें जो नेट प्रॉफिट हुआ है SBI को, वो आपको मिलेगा 61,077 करोड़ रुपीज़ का इस बार फायदा हुआ है SBI को। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स लड़ते हैं कि SBI ने पार्टनर किया है HCL सॉफ्टवेयर के साथ। अभी HCL सॉफ्टवेयर का भी आपको नाम याद रखना है, वो है यूनिका प्लेटफॉर्म। ठीक है, SBI ने किसके साथ पार्टनर किया है, HCL यूनिका प्लेटफॉर्म। और ये 5 साल का टोटल कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, और जिसमें HCL यूनिका क्या करेगी, ट्रांसफॉर्म करेगी जो भी SBI के कस्टमर इंटरेक्शन है उसको। तो ये चीज़ SBI ने डेवलप किया है, पार्टनर किया हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स चलते हैं कि SBI ने पार्टनर किया हुआ है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के साथ OTP फ्रॉड्स को रोकने के लिए। अभी OTP फ्रॉड्स कैसे रोकेंगे वो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि मंथली है। तो मैंने ये ऑलरेडी डेली बहुत सही समझाया हुआ है, तो हम मंथली में ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो OTP फ्रॉड्स को रोकने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पार्टनर किया SBI कार्ड के साथ और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ। और इसमें क्या करेंगे कि जो भी OTP जहाँ पे भी ट्रांसफ़र हुई है, तो उसके लिए जियो लोकेशन जो है ट्रैक की जाएगी कि जो बंदे का जो रजिस्ट्रेशन एड्रेस है और जहाँ पे OTP ट्रांसफ़र हुआ है, जहाँ पे OTP डिलीवर हुआ है, उसकी लोकेशन पता लगाई जाएगी। और अगर कुछ फ्रॉड होता है तो जहाँ पे डिलीवरी हुई है OTP, उस लोकेशन के थ्रू बंदे की लोकेशन पता लग सकती है जहाँ पे फ्रॉड हुई है। तो ये चीज़ जो है SBI ने करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ पार्टनर किया हुआ है। और इसके साथ ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ पार्टनर किया है, बिकॉज टेलीकॉम ऑपरेटर्स ही हैं जो बता सकते हैं कि वो OTP कहाँ पे पहुँची गई है। तो OTP कहाँ पहुँची है वो बताएगी टेलीकॉम ऑपरेटर्स, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी जो पुलिस है उनको। और पुलिस जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। तो इसी की वजह से जो है SBI कार्ड ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ पार्टनर किया हुआ है। नेक्स्ट कंक्लूजन बढ़ता है कि SBI ने पहला बैंक बन चुका है जिन्होंने ट्रेडिंग कम क्लीनिंग मेंबर बने हैं। तो पहले तो हम ट्रेडिंग कम क्लीनिंग मेंबर्स होते क्या पहले वो समझते हैं, बाकी चीज़ आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। ट्रेडिंग कम क्लीनिंग मेंबर्स, ये वो मेंबर्स होते हैं जो कि अपने जो अकाउंट है वहाँ से तो ट्रेड कर ही सकते हैं, इसके साथ वो जो क्लाइंट के अकाउंट है वहाँ से भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये ट्रेड किस में करेंगे हम पहले वो समझते हैं। SBI ने पहला बैंक बनाया जो कि ट्रेडिंग कम क्लीनिंग मेंबर्स बना है एट द इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IFSC लिमिटेड।
तो ये समझते हैं कि बुलियन एक्सचेंज क्या होता है। तो आपको बुलियन एक्सचेंज यहाँ नीचे मिलेगा। बुलियन एक्सचेंज का मतलब होता है वो एक्सचेंज जिसमें गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज किया जाए इंस्टेड ऑफ मनी। कोई भी चीज़ करनी हो बैंक को, तो उस केस में वो इंटरनेशनल भी हो, डोमेस्टिक तो हो या तो इंटरनेशनल भी हो, उस केस में वो अगर गोल्ड और सिल्वर को यूज़ करता है तो उस केस में उसको जो बोला जाता है कि बुलियन एक्सचेंज। तो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IFC लिमिटेड ये जो है गिफ्ट सिटी गांधीनगर में, और इंडिया जो है पहला मेंबर बना है जो कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो जो है एक्सचेंज कर सकता है इंटरनेशनली। और इसमें खुद का जो रिजर्व पड़ा हुआ है, SBI के पास गोल्ड रिजर्व तो पड़ा होता है ना, जैसे RBI जो है गोल्ड का रिजर्व रखता है, वैसे बैंक भी जो है खुद का गोल्ड का रिजर्व रखती है। तो SBI के पास जो गोल्ड का रिजर्व होगा वो तो यूज़ करेगी, इवन जो दूसरे इनके जो क्लाइंट होंगे उन्होंने भी अगर गोल्ड का रिजर्व रखा हो तो वो भी जो है SBI जो है यूज़ कर सकती है। तो ये यूज़ करने वाली पहली बैंक बनी है, जिसकी वजह से इसको बुलाया रहा है कि SBI जो पहली बैंक बनी है वो बनी है ट्रेडिंग कम क्लीनिंग मेंबर्स। तो ये आपको एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये आदत नहीं, सुपर इंपॉर्टेंट में आता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर से बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारा SBI न्यूज़ ही है। आई थिंक मैंने इसको रिपीट कर दिया, तो मैंने इसको ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया, तो आप इधर छोड़ सकते हो। इसके बाद आता है कि SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने पार्टनर किया है जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। अब ये जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनर क्या करेंगे, ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट देंगे। अब जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक कहाँ पे होते हैं मोस्टली, स्मॉल फाइनेंस बैंक मोस्टली जो है रूरल एरियाज में होता है। तो जो भी इस जाना स्मॉल फाइनेंस के जो कस्टमर बेस है वो उसका हेल्प ले सकता है, और वो जो है सेल कर सकता है SBI जनरल इंश्योरेंस रूरल एरियाज में भी। तो इसी की वजह से ये पार्टनरशिप किया गया है, जिसकी वजह से SBI को फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि SBI को भी फायदा होगा, इसके साथ ही जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी फायदा होगा। जाना स्मॉल बैंक को कैसे फायदा होगा, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक एक तो कमीशन कमा सकती है, और जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है जो इनके कस्टमर बेस है, SBI के जनरल इंश्योरेंस के कस्टमर बेस है, यहाँ पे जो है अपना जो है प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बेच सकती है। तो इसकी वजह से ये जो है दोनों का फायदा है, और ये जो है एक तरह का बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप हुई है दो बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में बढ़ते हैं कि नेक्स्ट करंट अफेयर्स एक बुरी खबर है SBI ब्रांच के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीकन रिजर्व बैंक ने फाइन मारा है SBI बैंक के ऊपर, और ये फाइन जो मारा गया है वो 10 मिलियन रेड मारा हुआ है। तो ये मारा गया है कि SBI का जो ये ब्रांच है साउथ अफ्रीका में, इंडिया में नहीं है ये ब्रांच, साउथ अफ्रीका में एक ब्रांच है SBI का जिन्होंने वायलेशन ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग किया है साउथ अफ्रीका में, जिसकी वजह से जो साउथ अफ्रीकन रिजर्व बैंक है, जैसे हमारा RBI है वैसे साउथ अफ्रीका रिजर्व बैंक ने फाइन मारा है SBI के ब्रांच के ऊपर। तो आपको ये भी ध्यान देना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट कंट्री से चलते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया से क्या न्यूज़ आ रहा है। बैंक ऑफ इंडिया जो है पार्टनर बन चुका है इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल ऑफ इंडिया का। तो इसमें बैंक ऑफ इंडिया पार्टनर बन चुका है, और ये जो इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल आता है, ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर वेलफेयर के अंतर्गत, और ये जो डिपार्टमेंट आता है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंतर्गत। आपको डिपार्टमेंट इससे मिनिस्ट्री भी याद रखनी है। तो ये बैंक ऑफ इंडिया ऐसा नहीं है कि पहला बैंक है जिसने इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल में ज्वाइन किया हुआ है, इसके साथ ही टोटल 5 बैंक ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। वो कौन कौन से वो भी थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। ये है हमारे SBI, नहीं 5 नहीं टोटल 4 है, ठीक है, मैंने 5 लिखा है इधर, 5 जो है ये है BY इंक्लूड है इसमें, ठीक है, इसमें BY इंक्लूड है। तो ऑलरेडी 4 मेंबर जो है इसमें है वो है SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB और कैनरा बैंक। ये 4 बैंक ऑलरेडी इंक्लूड थे इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल में, और अब जाके बैंक ऑफ इंडिया भी इसमें भाग ले लिया है। और ये जो पोर्टल है आपको इसमें याद रखना है, ये जो है पोर्टल आप एक्सेस कर सकते हो, जो भी नॉर्मल पर्सन है वो एक्सेस कर सकता है बाय भविष्य पोर्टल। तो आपको ये भविष्य पोर्टल भी याद रखना है, ये जो है लिंक है इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल के साथ। नेक्स्ट कंट्री से चलते हैं बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनर किया है इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ। इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ पार्टनर क्या करने वाले हैं, ये एक बैंक ऑफ इंडिया रक्षक सैलरी या तो पेंशन सेविंग स्कीम बनाया है। और ये स्कीम जो है क्या करेगा, ये एक तरह का मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट अकाउंट है या तो नील अकाउंट है, जिसमें जीरो बैलेंस में भी वो अकाउंट खुल सकता है। और ये जो स्कीम है ये कवर करेगा जितने भी इंडियन कोस्ट गार्ड के पर्सनल्स हैं, इसके साथ जो भी रिक्रूटर्स हैं, जो भी अग्निवीर्स है, इवन जो एक्स सर्विस मैन है वो भी इसमें इंक्लूड है। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक ऑफ इंडिया ऐसा लौता नहीं है जिन्होंने ये स्कीम लॉन्च किया। ये रक्षक सैलरी स्कीम जो है डिफरेंट बैंक ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है। और ये बैंक ऑफ रक्षक सैलरी स्कीम ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ही है। ये जो है रक्षक सैलरी स्कीम ये इंडियन एयरफोर्स, इंडियन पुलिस, स्टेट पुलिस, इंडियन नेवी, फिर उसके बाद इंडियन कोस्ट, इंडियन आर्मी, ये सब भी जो है इसमें इंक्लूड है। तो आपको इसके साथ ही याद रखना है कि बहुत सारे जो डिफेंस या पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है वो भी रक्षक सैलरी पेंशन स्कीम के पार्टनर्स हैं। तो आप यहाँ से
ये चीज़ भी समझ सकते हो। एग्जाम बोर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको पता होना चाहिए बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनर किया, बाकी सब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तब मैंने बता दी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी। नेक्स्ट करंट अफेयर्स येस बैंक के न्यूज़ में चलते हैं कि येस बैंक ने पार्टनर किया है ANQ फाइनेंस के साथ। ANQ फाइनेंस के साथ पार्टनर करके 2 तरह के क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। एक का नाम है पाई, एक का नाम है फाई। जो पाई क्रेडिट कार्ड है ना, ये एक तरह का डिजिटल ओनली क्रेडिट कार्ड होने वाला है। ये डिजिटल फॉर्म में मिलेगा, आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो ये क्या हेल्प करेगा यूपीआई ट्रांजेक्शन करने के लिए। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि रुपे क्रेडिट कार्ड से हम यूपीआई कर सकते हैं, तो वैसे ही कुछ काम करेगा ये येस बैंक ANQ पाई क्रेडिट कार्ड। और ये जो है सिर्फ डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड को, इंटरनेशनल पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ करते हैं। ऐसा कुछ येस बैंक ने ये कार्ड बनाया। दूसरा जो कार्ड है वो फाई क्रेडिट कार्ड है। ये जो है फिजिकल कार्ड रहेगा, फिजिकल कार्ड रहेगा मतलब डिजिटल भी रहेगा ही। और इसको जो है दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल जो क्रेडिट कार्ड होता है वैसा है, और ये दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों परचेज के लिए। दूसरा करंट अफेयर्स आ रहा है येस बैंक की तरफ से कि येस बैंक ने पार्टनर किया है ईबेक्स के साथ। ईबेक्स क्या है, एक तरह का फिनटेक कंपनी है जो कि जिसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्राज़ील में है। तो ये दोनों पार्टनर क्या करने वाले हैं कि ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए ये सब पार्टनरशिप की गई है दो बैंक के बीच में। तो ये क्या करेंगे, जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है ना, वो जो है और ज़्यादा स्मूथ हो, तो वो करने का काम ये दोनों बैंक मिलकर करेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज़ बताने भूल गया कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के साथ इसमें जो ग्लोबल ई-कॉमर्स है, इंटरनेशनल मर्चेंट और इंडियन जो कस्टमर्स हैं उनको भी हेल्प करने का काम करेंगे ये दो ऑर्गेनाइजेशन मिलके। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में बढ़ते हैं कि येस बैंक ने लॉन्च किया है यक्स ग्रैंडोर। तो ये क्या है, एक तरह का फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट और डेबिट कार्ड अकाउंट रहने वाला है, जिसमें जो इनका टारगेट है, मंथली बैलेंस का टारगेट है वो 5 लाख है। ये एग्जाम पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हो। सेकंड पॉइंट आप बस स्टार्ट वाला पॉइंट पढ़ो, वही काफ़ी है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में बढ़ते हैं कि HDFC न्यूज़। जैसे कि येस बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था, तो HDFC ने बोला कि हम क्यों पीछे रहे भाई। तो HDFC ने ये पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो कि अलाउ करता है यूज़र को कि वो अपने आप से डिज़ाइन कर सकता है कार्ड को और उसके ऑफर्स और बेनिफिट ले सकता है। तो इसमें अगर कोई भी यूज़र है उसको अगर कार्ड चाहिए, कौन सा कार्ड मैं आपको नाम बताने भूल गया, वो है पिक्सल कार्ड। इंडिया का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जो कि अलाउ करता है यूज़र को कि वो अपना डिज़ाइन खुद कार्ड कर सकता है। तो ये पिक्सल कार्ड के लिए अगर किसी भी बंदे को पिक्सल कार्ड चाहिए तो उनको जो है रजिस्टर करना पड़ेगा पेज ऐप के ऊपर, जो कि HDFC का ही मोबाइल एप्लीकेशन है। तो इसमें जो पिक्सल है इसके 2 सब कैटेगरी भी बनाई गई है, एक है पिक्सल गो, एक है पिक्सल प्ले। पिक्सल प्ले जो है ना, वो जो है जैसा आपको ऑफर चाहिए उसके हिसाब से क्रेडिट कार्ड बना सकते हो, इवन जो कार्ड का कलर है वो भी चॉइस कर सकते हो। लेकिन जो पिक्सल गो है ये जो है सिर्फ नए यूज़र्स के लिए है और एग्जिस्टिंग यूज़र के लिए नहीं है। जो नए यूज़र्स जो क्रेडिट कार्ड की दुनिया में घुसना चाहते हैं तो उनके लिए ये बनाया गया पिक्सल गो। नेक्स्ट कंडीशन चलते हैं कि HDFC ने सिक्योर किया है 500 मिलियन, कहाँ से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से, जो भी अनसर्व्ड वुमेन बोरोवर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। और ये क्या करेंगे, एक तरह का माइक्रो लोन देंगे टू सेल्फ हेल्प ग्रुप और जॉइंट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जो कि अंडर आएंगे HDFC सस्टेनेबल लिवलीहुड इनिशिएटिव के अंतर्गत। तो ये आपको थोड़ा बहुत न्यूज़ पता होना चाहिए। ये एग्जाम पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, क्या तो पूछ ले। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है एक्सिस बैंक की तरफ से। एक्सिस बैंक जो है फाइनेंस कर रहा है किसको, AVST टेलर ट्रैक्टर्स को, जो कि एक फार्म इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये फाइनेंस करेगा किसको, इनको नहीं, फार्मर्स को फाइनेंस करेगा। और फार्मर जो है ये ट्रैक्टर खरीद सकते हैं EMI के फॉर्म में, जो लोन ले सकते हैं एक्सिस बैंक से। तो ये फाइनेंस करने का काम कौन कर रही है, एक्सिस बैंक कर रही है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स बढ़ते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से आ रहा है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो जो है सबसे ज़्यादा PSB, जितने PSB है उसमें सबसे ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ सबसे ज़्यादा जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस बार निकला है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। इवन मैं बताना चाहूँगा फाइनेंशियल ईयर 2023 में भी जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही था। तो ये जो इनकी जो बिजनेस की ग्रोथ है वो बनी है 15.94%। इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे ज़्यादा जो डिपॉजिट्स हुए हैं या सबसे ज़्यादा जो लोन है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बेची है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो पिछले बार था उससे सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है 15.94% का बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। इसके बाद जो बैंक है वो है हमारा SBI, जो कि बनता है कुछ 13.12% का। ठीक है, सेकंड नंबर पे SBI आता है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है कैनरा बैंक की तरफ से आ रहा है। अब कैनरा बैंक ने तीन जो है प्लान निकाले अलग अलग। वो प्लान जो है बेस्ड है प्रॉमिस फॉर ग्रोथ। एक कैनरा बैंक ने क्या निकाला है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान निकाला है जिसका नाम है प्रॉमिस फॉर ग्रोथ। और ये हेल्प करेगा कस्टमर्स को कि वो जो है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिविटी और सिक्योरिटी जो है मतलब अचीव कर पाए उस जर्नी के लिए। तो इसमें जो 3 प्लान निकाले हैं आपको उसके बारे में बताना चाहिए कि
प्रॉमिस फॉर वेल्थ निकाला है, प्रॉमिस फॉर केयर निकाला है और प्रॉमिस फॉर लाइफ निकाला है। प्रॉमिस फॉर वेल्थ जो है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएगा, प्रॉमिस फॉर केयर जो है हेल्थ केयर में पैसा लगाएगा, हेल्थ केयर अगर किसी को चाहिए तो उसमें वो ले सकता है प्रॉमिस फॉर केयर, और प्रॉमिस फॉर लाइफ जो है लाइफ इंश्योरेंस अगर किसी को चाहिए तो वो पैसे लगा सकता है। और ये सारे के सारे किसके होने वाले हैं, कैनरा बैंक और HCBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये दोनों ने पार्टनर करके ये प्रॉमिस फॉर ग्रोथ निकाला है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स चल रहे हैं कि RBI ने लिफ्ट कर दिया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो ऑनबोर्ड कर सकते हैं नए कस्टमर्स को। जब किसी बंदे को नहीं पता, थोड़ा बताना चाहूँगा कि बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मोबाइल ऐप है BOB वर्ल्ड, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी पिछले साल अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 2023 में इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि ये जो है ऑनबोर्डिंग नहीं कर सकता नया कस्टमर्स, बिकॉज ये जो है इनलीगली, या तो मैं बोलूँगी फ्रॉड करते हुए नए कस्टमर्स ऐड कर रहा था, तो इसके से इसको रोका गया था। पर अब RBI ने इसको जो है अलाउ कर दिया है, और BOB मोबाइल ऐप को, BOB वर्ल्ड मोबाइल ऐप को। तो आपको ये BOB मोबाइल ऐप है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा मोबाइल ऐप, इसके बारे में आपको याद रखना चाहिए कौन सा ऐप था। इसमें सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि RBI ने कौन से BOB ऐप को अलाउ किया है, तो आपको ऑप्शन दे सकते हैं BOB वर्ल्ड, BOB एटलेस करके, ऐसा कुछ भी वो दे सकता है ऑप्शन। तो आप कंफ्यूज मत होना, BOB वर्ल्ड जो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट करंट अफेयर्स चलते हैं, जितने भी इंश्योरेंस वाले न्यूज़ है उसके ऊपर। इंश्योरेंस वाली न्यूज़ भी मैंने आपको एक साथ ही कर दिया। तो इसमें जो पहला न्यूज़ आ रहा है कि टाटा AIG जनरल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, ये जो है पहली कंपनी बनी है जिन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लायबिलिटी पॉलिसीज। और ये क्या करेगी, जो भी सैटेलाइट मैन्युफैक्चर कंपनीज है उनको हेल्प करेगी कि अगर वो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर वो अपना सैटेलाइट भेजते हैं और वो ऑर्बिट में अगर कुछ भी खराब हो जाता है, तो उसमें जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस है वो क्लेम कर सकते हैं, और वो ये इंश्योरेंस ले सकते हैं बाय टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जैसे कि इधर लिखा हुआ है कि इन ऑर्बिट, आपको एक और चीज़ ध्यान देना है, जैसे इधर लिखा हुआ है इन ऑर्बिट, तो इसका मतलब जब लॉन्च होगा ना उस केस में ये इंश्योरेंस कवर नहीं करेगा, लेकिन जब रॉकेट जब ऑर्बिट में पहुंच जाएगा ना उस केस में ये जो है इंश्योरेंस कवर करेगा। तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट कंडक्ट चलते हैं कि महिंद्रा फाइनेंस को रिसीव हो गया है कि वो जो है एज अ कॉर्पोरेट एजेंट बन सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी के लिए। तो जैसे वेरियस इंश्योरेंस कंपनी है, LIC है, GIC है, ये अभी आपने ऊपर ही देखा कि टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस है, SBI जनरल इंश्योरेंस है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हेल्प ले सकती है महिंद्रा फाइनेंस का, और वो जो है सेल कर सकते हैं महिंद्रा फाइनेंस जो भी इनके लाइफ या तो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज है उसको। और ये जो दिया गया है ये 3 साल के लिए दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगी लाइफ टाइम के लिए नहीं मिला है लाइसेंस, ये सिर्फ 3 साल के लिए मिला है। तो आपको एग्जाम बोर्ड में पॉइंट नहीं है, तो मैंने इधर लिखा भी नहीं है। नेक्स्ट कैंडवर्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट कैंडवर्स आ रहा है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इन्होंने पार्टनर किया है CSC ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ। और ये पार्टनर क्या करने वाला है, ये जो है एक तरह का कैटल इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है देने का काम करेंगे ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर। नेक्स्ट कैंडवर्स चलते हैं। नेक्स्ट कैंडवर्स कुछ GDP प्रेडिक्शंस है, जैसे कि ICRA ने GDP प्रेडिक्शन मारी है 7.8% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। इसके साथ ही नेक्स्ट मूडी ने भी मारी है GDP प्रेडिक्शन जो मारी है 6.6% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। आपको जो है ना ये मैं जो बता रहा हूँ GDP प्रेडिक्शन, आपको अगर आपका एग्जाम सितंबर में है ना तो अभी ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, लास्ट 2 मंथ का पढ़ो काफ़ी है। लास्ट 2 मंथ का जो भी GDP प्रेडिक्शन है वो पढ़ो, और उसमें कोई इंपॉर्टेंट होता है तो वो पढ़ लो, मैं आपको बता भी दूंगा कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं जो बाकी जो मंथ बच गए उसमें से। लेकिन लास्ट 2 मंथ का पढ़ना जरूरी है। तो अगर आप अभी से सोचो कि रेटिंग याद करूंगा और मेरे को याद रह जाएगा तो पॉसिबल नहीं है, उसको छोड़ दो, अभी मत पढ़ो, बाद में पढ़ लेना। दूसरा करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। दूसरा करंट अफेयर्स फर्स्ट इन न्यूज़, जितनी फर्स्ट इन न्यूज़ है वो बैंकिंग का मैंने वो एक साथ कर दिया, तो उसमें हमें एक ही मिला है, जिसमें आ रहा है कि मीरा AMF मतलब कि एसेट म्यूचुअल फंड, ये जो है पहली म्यूचुअल फंड बनी है जो कि एक तो मिड कैप और एक है हमारा स्मॉल कैप। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक जो है एक साथ बेचने वाली पहली AMF बनी है, एसेट म्यूचुअल फंड कंपनी बनी है, वो है मीरा AMF। तो ये जो है पहली बनी है जो 50 मिड कैप और 50 स्मॉल कैप स्टॉक को एक साथ उठाई है और उसको जो है लिस्ट करी है। तो ये कौन बनी है, मीरा AMF। ठीक है, ये एग्जाम बोर्ड से इंपॉर्टेंट है। तो अब हम समझते हैं कि ये लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मीडियम कैप के बीच में क्या डिफरेंस होता है। लार्ज कैप वो कंपनीज होती है जो टॉप 100 कंपनीज होती है, स्टॉक लिस्टेड रहती है, उसको बोला जाता है लार्ज कैप, और इनकी जो मार्केट वैल्यूएशन होती है वो 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा की होती है, 20,000 करोड़ या 20,000 करोड़ से ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट आता है मिड कैप। मिड कैप में जो 101 से 125 में जो लिस्टेड कंपनीज रहती है उनको बोला जाता है, और इनका जो मार्केट कैप होता है वो होता है 5,000 से लेकर 20,000 करोड़ तक। नेक्स्ट आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप जो है वो आता है वो 251 के ऊपर जो लिस्टेड कंपनीज होती है स्टॉक मार्केट, उनको बोला जाता है, और इनकी जो मार्केट कैप होती है वो बिलो 5,000 करोड़ के रहती है।
ठीक है। तो इसमें ये जो मिड कैप और जो स्मॉल कैप है इसके 50-50, 50 मिड कैप और 50 क्या स्मॉल कैप बनाने वाली पहली कंपनी बनी है मीरा AMF। तो आपको ये एग्जाम पॉइंट इंपॉर्टेंट रखना है। इवन जो मैंने आपको रेड मार्क कर रखा वो आपको ध्यान देना है, थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, लेकिन तभी तो ध्यान दो। नेक्स्ट कंटेंट से पढ़ते हैं एस्ट्रा। अब ये मैंने एस्ट्रा में क्यों रखा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो बीटा वर्जन PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया हूँ, लेकिन अब बीटा वर्जन के बाद इस पर जो कंप्लीट PDF है वो अभी अपकमिंग टाइम में आएगा। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो आपको बाद में ये ऑलरेडी अपलोड हो चुका होगा उसका कंप्लीट PDF। तो इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैंने इधर डाल दिया है। तो इसमें जो पहला कंटेंट वैसा आ रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन इंडिया, इन्होंने पार्टनर किया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी के साथ, और ये क्या करेंगे, एक तरह का ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने की बात कर रहे हैं। कहाँ पे, गिफ्ट सिटी गांधी नगर में। नेक्स्ट कंटेंट रखते हैं कि साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड, इन्होंने साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड ये जो है एक केरला बेस्ड प्राइवेट कंपनी है, इन्होंने पार्टनर किया है नॉर्थन आर्क कैपिटल जो कि एक NBFC है इनके साथ, और ये क्या करेंगे, एक तरह का लोन देने का काम करेंगे। इसका तो मैं बता जाऊँगा एक्स्ट्रा के साथ नहीं, लेस इंपॉर्टेंट भी है। ये जितने कंटेंट्स बता रहा हूँ ये लेस इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मैंने आपको इधर डाल के रखा हुआ है। अब नेक्स्ट कंटेंट बढ़ते हैं कि ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है 148.5 मिलियन का लोन देंगे किसको, सिक्किम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। तो आपको ये भी ध्यान देना है, सिक्किम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कितना देंगे, 148.5 मिलियन का लोन प्रोवाइड करने का काम करेंगे ADB। नेक्स्ट काइंड ऑफ रेगुलेटरी न्यूज़। रेगुलेटरी न्यूज़ में पहला न्यूज़ है सेबी की तरफ से, वो RBI न्यूज़ मैंने अलग करके रखा हुआ क्योंकि RBI से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सेबी से आप कम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इधर मैंने आपको रेगुलेटरी जितनी भी रेगुलेटरीज है वो मैंने आपको एक्सेप्ट कर दिया। तो सेबी ने पहले तो म्यूचुअल फंड्स में कुछ चेंजेस किए थे जिसके से जो फ्रॉड्स होते हैं वो रोक पाए। तो इसमें क्या चेंजेस किए थे वो थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। इस पर चेंजेस ये किए गए थे कि जितने भी AMCs हैं इनको जो है फ्रंट रनिंग और इंट्रा ट्रेडिंग, फ्रंट रनिंग और इंट्रा ट्रेडिंग क्या होता है मैं थोड़ा बता देना चाहूँगा। अगर किसी बंदे को पहले ही पता लग जाएगी ये कंपनी जो है दूसरी कंपनी को एक्वायर करने वाली है, ये कंपनी जो है B कंपनी को एक्वायर करने वाली है, तो B कंपनी का स्टॉक जो है पहले खरीद के रख लेगा क्योंकि उसको पहले से इन्फॉर्मेशन पता है उस कंपनी के बारे में। तो उसी केस को बोला जाता है फ्रंट रनिंग या इंट्रा ट्रेडिंग, मतलब पहले से कोई इन्फॉर्मेशन पता हो जो पब्लिक को नहीं पता हो, तो उस केस में जो उसको बोला जाता है फ्रंट रनिंग और इंट्रा ट्रेडिंग। तो इसको रोकने के लिए सेबी ने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लाए हैं। तो ये रूल्स और रेगुलेशंस इतना डिप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि सेबी ने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लाए हैं और ये जो है एग्जीक्यूट करेगा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म, और ये जो है खत्म करेगा फ्रंट रनिंग और इंट्रा ट्रेडिंग को। बस इतना काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ से ज़्यादा डिप में जाने की जरूरत नहीं है। और इवन सेबी में क्वेश्चन जो है कम बनते तो इसमें ज़्यादा पढ़े कुछ फायदा भी नहीं होता। हाँ, ये नेक्स्ट करंट अफेयर्स जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है कि सेबी ने जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो रहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं इनको जो है ऑप्टेन करने के लिए बोला है कि इनको जो है लाइसेंस लेना जरूरी होगा, अनिवार्य होगा एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंडिया से। एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंडिया से इनको लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा जो भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस रहता है इनको। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस होते कौन कौन है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस वो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं जो 20-25 लाख से ज़्यादा का हो। आपको याद रखना है कि 25 लाख से ज़्यादा का पोर्टफोलियो होता है ना, उसी को मैनेज करने का काम होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का। तो ये कोई नॉर्मल लोग जो है इसमें पैसा नहीं लगाते। तो बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं या बड़े बड़े जो पर्सनस हैं वो इंडिविजुअल्स हैं वो जो है पैसा लगाते हैं। तो उसी इन्हीं का पैसा जो है वो जैसे फ्रॉड ना हो उनके साथ, तो उसी के लिए इनको बोला है कि इनको रजिस्टर करना पड़ेगा APMI के पास। ठीक है, APMI के पास रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इसको जो इफेक्ट आ जाएगा, मतलब कि ये लागू हो जाएगा, ये रूल होगा 1 जनवरी 2025। आपको ये डेट भी याद रखना है। और इसको जो इसका जो रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया है कि कैसा रजिस्ट्रेशन होने वाला है वो आने वाला है 1 जुलाई 2024। तो ये जो है अभी इसका जो न्यूज़ है अभी कंटिन्यू होने वाला है 1 जुलाई 2024 में, इसके बारे में और पता लगेगा। तो इसकी ये जो है न्यूज़ एक्सटेंड होने वाला है तो वहाँ पे हम और पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट कंटेंट बढ़ते हैं कि सेबी ने अलाउ कर दिया गया है किसको, केयर रेटिंग को, केयर रेटिंग सब्सिडरी को, कि वो जो है ऑफर कर सकते हैं इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस रेटिंग के लिए। ठीक है, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस रेटिंग प्रोवाइडर की तरह काम कर सकते हैं जो केयर रेटिंग, जैसे सिविल होता है वैसे केयर रेटिंग एक तरह की कंपनी जो रेटिंग देती है डिफरेंट इंडिविजुअल्स को या कंपनीज़ को। तो इन्होंने जो है एक स्टेप उठाया है सस्टेनेबल परफॉर्मेंस करने के लिए और इन्होंने ये ESG के लिए अलाउ कर दिया गया है बाय सेबी। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स बढ़ता है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्या हमारा, नेक्स्ट करंट अफेयर्स है कि सेबी ने मैंडेट कर दिया गया है कि जो भी अल्टरनेटिव म्यूचुअल फंड क्या होना थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर आपको और समझ जाएगा। अल्टरनेटिव म्यूचुअल फंड क्या होता है,
अल्टरनेटिव म्यूचुअल फंड वो प्राइवेटली पूल इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें ट्रेडिशनल जगह पे इन्वेस्ट नहीं किया जाता है, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, इक्विटी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक्स हो गया, यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि यहाँ पे इसके बाहर जो इन्वेस्टमेंट होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गया या कोई कंपनी छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसको बोला जाता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो उस केस में इनको बोला गया कि इनमें से कोई ना कोई एक मैनेजर ऐसा होना चाहिए जिसको लाइसेंस लेना पड़ेगा NISM सीरीज XIXC के साथ। तो ये जो है NISM, ये जो है एक तरह का एजुकेशन आर्म है सेबी का ही, और इन्होंने सेबी ने बोला है कि ये लाइसेंस लेना अनिवार्य है कोई भी एक मैनेजर को जो कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड संभाल रहा हो। ठीक है, आपको पूरा का पूरा मोटा मोटा न्यूज़ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कट पे चलते हैं कि सेबी ने मार्केट ह्यूमर्स को रोकने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए हैं। मार्केट ह्यूमर्स जो है वो स्टॉक मार्केट को बहुत चेंज कर देते हैं यार, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है ना पूरा का पूरा ट्रस्ट पे डिपेंड करता है। अगर ट्रस्ट टूटा तो कंपनी का पूरा वैल्यू टूट गया। तो इसलिए ट्रस्ट जैसे ना टूटे, और ट्रस्ट को जो चेंज करता है ये मार्केट ह्यूमर्स, किसी भी कंपनी को डुबा सकता है ये मार्केट ह्यूमर्स। तो इसी को रोकने के लिए सेबी ने अनप्राइज एक स्टेप निकाला है कि अनप्राइज रहेगा कुछ दिनों तक। तो कितने दिन तक अनप्राइज रहेगा? अगर कोई मार्केट ह्यूमर फैल जाता है किसी कंपनी के कंपनी का, तो वो जो है 60 दिन या तो 180 दिन तक सेबी जो है उसका प्राइस जो है अनइफेक्टेड रखेगी। आपको याद रखना है कि अनइफेक्टेड कितने दिन तक रहेगी, 60 दिन या तो 180 दिन तक अनइफेक्टेड रहेगी बेस्ड ऑन द ट्रांजेक्शन डे। और ये जो है रखा जाएगा। अभी ये फ्रेमवर्क जो है एप्लीकेबल होगा। आपको इधर भी डेट याद रखना है, डेट इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि एग्जाम में ना कभी कभी डेट सीधे पूछ जाता है। तो आपको इसके साथ ही थोड़ा डेट भी याद रखना है कि टॉप 100 लिस्टेड कंपनी के लिए जो डेट रखा गया है वो 1 जून 2024 रखा गया है, और टॉप 250 मतलब कि 150 से लेके 100 से लेके 250 तक जो कंपनीज होगी, इसको मिड कैप कंपनी से बोला जाता है, उसके लिए जो डेट रखा गया है वो 1 दिसंबर 2024 का रखा गया है। तो ये जो है अनइफेक्टेड प्राइस फॉर ट्रांजेक्शन ये सेबी ने निकाला है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्या हमारा? नेक्स्ट करंट अफेयर्स है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। इन्होंने परमिट किया है IFSC यूनिट बैंक को कि वो जो है इनको जो है रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सेबी के साथ। और ये जो है उसके से क्या इशू कर पाएंगे? डेरिवेटिव इशू कर पाएंगे। अब पहले तो डेरिवेटिव समझते हैं। डेरिवेटिव एक तरह का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वैल्यू डिपेंड होता है एसिड और ग्रुप ऑफ एसिड या तो उसके बेंचमार्क के ऊपर। ग्रुप ऑफ एसिड के ऊपर जो भी डेरिवेटिव है ये डिपेंड होता है। तो अब जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो भी हैं वो जो है इशू कर सकते हैं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। तो ऐसा कुछ निकाला गया है बाय सेबी। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स बढ़ता है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स NPCI का जितने भी न्यूज़ है मैंने एक साथ कर दिया। तो NPCI का एक इंटरनेशनल आर्म जिसको बोला जाता है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, इन्होंने पार्टनर किया है बैंक ऑफ नाम्बिया के साथ। बैंक ऑफ नाम्बिया एक तरह का सेंट्रल बैंक ऑफ नाम्बिया है, जो कि हमारे इधर RBI है, वैसे सेंट्रल बैंक ऑफ नाम्बिया है, जो कि क्या करेंगे एक तरह का UPI लाइक इंस्टेंट पेमेंट, UPI की तरह ही एक पेमेंट सिस्टम बनाने का काम करेंगे नाम्बिया में। और वो हेल्प करेंगे कौन? NBI की जो इंटरनेशनल आर्म है वो हेल्प करेंगी। तो ये था दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो MUs था वो। इसके बाद चलते थे कि NPCI ने बोला है कि मतलब वेरिफिकेशन, वेरीफाई डिटेल, मतलब कि क्या कि जो भी आपने देखा होगा कि आधार एनेबल जो आपको पता होगा आधार ऑथेंटिकेशन से ही पैसे निकाल सकते हैं कोई पर्सन। तो गाँव वाले लोग जो होते हैं ना वो मोस्टली ये आधार ऑथेंटिकेशन वाला चीज़ जो है यूज़ करते हैं। और इसमें जो है ना वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम चलता है कि मर्चेंट जो है ना कुछ तो झोल कर देता है, मतलब धोखेधारी कर देता है पुअर्स के साथ। तो इसी को रोकने के लिए जो भारत इंटरफेरेंस फॉर मनी आधार पे है, इसको जो है इसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जो है NPCI ने निकाले हैं। ये रूल्स और रेगुलेशंस क्या है कि जो मर्चेंट की डिटेल्स है इनको वेरीफाई करने बोला है। वो मर्चेंट अगर डायरेक्टली भी ऑनबोर्ड हो रहा हो या पार्टनर्स के थ्रू भी ऑनबोर्ड हो रहा हो तो उसको तो पहले वेरीफाई करने के लिए बोला है। इसके साथ बोला है कि जो भी मर्चेंट है उनको MSCC कोड को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि देता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड। और ये 3 कोड आप देख सकते हो, एग्जाम मोड इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं लिख के रखा हूँ तब भी। तो ये जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड जो कोड दे के रखा है उसको फॉलो करने के लिए बोला है जो भी बैंक्स हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स बढ़ता है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आ रहा है, इसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस रखे गए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए। पहला बोला गया है जो भी अप्रूवल है बोर्ड ऑफ चेयरमैन अपॉइंटमेंट के लिए तो वो लेना पड़ेगा IRDA के पास से, और ये मैंडेटरी कर दिया गया है। और इसके लिए जो भी एग्जिस्टिंग चेयरमैन अब पहले से जो चेयरमैन होंगे उनके लिए ये टाइम दे के रखा है कि वो 31 मार्च 2026 तक ये जो है अप्रूवल ले सकते हैं
इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। इसके बाद ही कुछ और भी बोला गया है कि इसमें कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी होने पड़ेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। उसमें से मिनिमम तो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने ही पड़ेंगे, और उस मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में भी कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होने पड़ेंगे जो वुमेन हो, एटलीस्ट कुछ ना कुछ वुमेन तो होनी चाहिए, वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर एक इंश्योरेंस कंपनी का। ऐसा कुछ नया रूल लाया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसी के साथ जो हमारा करंट अफेयर्स है वो लगभग बैंकिंग का खत्म हो गया है। अब बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स एंड न्यूज़ में। इकोनॉमिक्स एंड न्यूज़ में एक न्यूज़ आ रहा है कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन्होंने पार्टनर किया है नॉर्वे बेस्ड सन एएस के साथ। तो ये क्या करेंगे पार्टनर करके, ये एक तरह का ऐसा दिख रहा है पानी के बीच में कुछ सोलर पैनल बना हुआ है। तो ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करेंगे कि सोलर पैनल जो है नॉर्वे के जो ओशंस है उधर बन पाए। तो ये काम करने वाली जो कंपनी बन रही है वो आपको याद रखना है, वो है NHPC। तो ये था हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का पूरा करंट अफेयर्स मई मंथ का। तो मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझा आपको समझ आया है, और मैंने ट्राई किया कि जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में उतना मैं कर पाऊँ। तो अगर आपको इसी का PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहाँ से मिल जाएगा। और अगर आपको अपकमिंग जो नेशनल अफेयर्स है वो भी देखना है तो आप जो आप प्लेलिस्ट है इसके साथ मैं प्ले लिस्ट ऐड कर दूँगा, वहाँ से देख सकते हो। सो अभी के लिए हम इतना रखना है। थैंक यू फॉर watching this video.